प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का इतिहास का 5वां अध्याय है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। उसका ये 5वां पॉइंट है एनसीईआरटी की बुक से। 19वीं सदी। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई। मीन्स यूरोप के अंदर साक्षरता की दर बढ़ी, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। सीधी सी बात है कि जब साक्षरता बढ़ेगी तो पाठक वर्ग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो 5.1 में देखते हैं, बच्चे, महिलाएं और मजदूर, इनके जीवन पे मुद्रण का क्या प्रभाव पड़ा, मुद्रण इनके लिए क्या क्या सुविधाएं लेकर आया और इनके जीवन में मुद्रण के कारण क्या परिवर्तन आया। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे, देखिए, जैसे ही प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई तो एक तो बहुत बड़ी श्रेणी बच्चों की तैयार हो गई, जो किताबों की खरीदार थी, मीन जिसके लिए किताबें चाहिए थी। पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए, बाल पुस्तकें बच्चों के लिए जो किताबें छापी जाती थी, बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस, जिसको हिंदी में मुद्रणालय बोलते हैं, जहां मुद्रण होता है, जहां प्रिंटिंग होती है, एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रीम बंधुओं ने, ग्रीम ब्रदर्स है ये जर्मनी के, इन्होंने वर्षों लगाकर, मतलब कई साल लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ और फिर कहानियों को जो ग्रीम बंधुओं ने इकट्ठी की थी, उनको अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। तो ग्रीम बंधुओं के द्वारा किसानों के बीच जाकर जो लोक कथाएं कहानियों के रूप में इकट्ठी की गई थी, उनको छापा गया 1812 में। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीजें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी कि ये चीजें तो गलत है बच्चों के लिए, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिलने, छपने से वह दर्ज तो हुई, पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई। देखिए, जब भी हम पुरानी कथाओं को, लोक कथाओं को इकट्ठा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें इकट्ठा करने के साथ साथ नई पीढ़ियों के साथ उसमें बदलाव आ जाता है। तो महिलाएं, तो पहला वर्ग तो हो गया बच्चों का, अब दूसरा कहता है महिलाओं का। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज्यादा अहम हो गई, मीन्स पढ़ने वाली भी और लिखने वाली भी। पेनी मैगजीन्स या एक पेशिया पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी। वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन, गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। तो हमें पता होना चाहिए कि जो उपन्यास छपने की या लिखने की जो विधा है, ये मुद्रण के बाद ही प्रचलित हो पाई है, क्योंकि उपन्यास बहुत लंबे लंबे या कई कई खंडों में होते हैं। इसलिए यदि प्रिंटिंग ना हो तो उपन्यासों का छपना और लिखना असंभव जैसा है। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थीं, जिनमें कुछ के नाम यहां दिए गए हैं: जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि। ये मशहूर जो उपन्यासकार थे उनमें ये लेखिकाएं अग्रणी थी, मतलब एडवांस थी, आगे थी, जिनके नाम मुख्य थे जेन ऑस्टिन का, ब्रांट बहनों का और जॉर्ज इलियट का। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी। जब इन लोगों ने लिखा, इन महिलाओं ने लिखा, तो नारी की नई परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था और अपनी इच्छा शक्ति थी। मतलब एक सशक्त महिला की छवि उभर कर सामने आई। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी सदी से किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आए, तो 17वीं सदी से। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद
मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। जैसे जैसे काम के घंटे कानूनों के कारण मजदूरों के लिए काम के घंटे कम किए गए, क्योंकि पहले तो मजदूरों से कई कई घंटे 18-18 घंटे 16-16 घंटे काम लिया जाता था। फिर धीरे धीरे करके 14 पे आए, 12 पे आए, 10 पे आए, अब जैसे वर्तमान में 8 पे आए हुए हैं। तो इस प्रकार जैसे ही जो काम करने का समय अवधि कम हुई तो मजदूरों को समय मिलने लगा और उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। ये चित्र और देख लेते हैं। चित्र नंबर 12, पेनी या एक पैसिया मैगजीन का ये आमुख है, पृष्ठ पेज है। पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया था। सोसाइटी का नाम क्या था? सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज। इन्होंने पेनी मैगजीन्स या एक पैसिया मैगजीन छापी थी 1832 से 1850 के बीच। और ये किसके लिए छपाई होती थी? यह छापी जाती थी मजदूर वर्ग के लिए। बॉक्स नंबर 3 देखते हैं। यॉर्कशायर के एक मैकेनिक थॉमस वुड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीदकर शाम के वक्त आग की रोशनी पढ़ता था। देखिए, पुराने अखबार खरीदता था और शाम को आग की रोशनी में पढ़ता था। ये एक मैकेनिक था जिसका नाम था थॉमस वुड, और कौन से शहर का था? यॉर्कशायर का। कहता है क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जद्दोजहद करते थे। पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक थे मैक्सिम गोर्की। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इनकी मैक्सिम गोर्की की। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मैक्सिम गोर्की कौन थे। ये रूस के क्रांतिकारी लेखक थे 20वीं सदी के। इनकी पुस्तक है मेरा बचपन मेरे विश्वविद्यालय। इन संघर्षों की कहानियां हैं जो उन्होंने पढ़ाई के लिए जद्दोजहद की थी, जो संघर्ष किया था उन्होंने, जो कठिनाइयां झेली थी। तो ये इन्होंने लिखा है, इनकी पुस्तक मेरा बचपन मेरे विश्वविद्यालय। तो 5.2 में देखते हैं नए तकनीकी परिष्कार। समय के साथ साथ अनेक मशीनों के अंदर इंप्रूवमेंट होता रहता है, सुधार होते रहते हैं। तो 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस है वो धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए हैं। अब भी हो रहा है, पहले भी होता रहा है। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो, क्या नाम है इनका? रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित मीन्स बिजली से चलने वाला, पावर से चलने वाला शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट छप सकती थी। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था। ये जो प्रिंटर हैं इनके नए नए वर्जन है। तो ऑफसेट प्रेस आ गया था जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगी। एक दो और चीजें भी हुई, उसमें नए नए कुछ और भी सुधार हुए। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील, अपने आप जो पेज उठाते थे पेपर रील, और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। क्योंकि जितना सुधार प्रिंटर में हो रहा था, प्रिंटिंग प्रेस में हो रहा था, तो उसका रिजल्ट तो हमें पन्ने के ऊपर जो छपाई हो रही थी उस पर भी दिखाई देगा। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुर अपनाए। नए नए तरीके आते हैं चीजों को बेचने के। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला, जिसको बोला गया सीलिंग श्रृंखला, के तहत छापी गई थी। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवीयत है, नवाचार है। क्यों? क्योंकि 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय था। लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैक या ए जिल्द, क्योंकि पहले तो जो जिल्द होती है ना किताब की, जिसको गत्ता बोलते हैं, कवर बोलते हैं, वो हार्ड होता था, और जब आप उसको बढ़िया वाला कवर लगाएंगे तो महंगा ही पड़ेगा। लेकिन यदि लोगों की आमदनी कम है, जैसे 1930 में आर्थिक मंदी आई थी,
तो उस समय प्रकाशकों ने किताबों की बिक्री को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जो ऊपर वाला कवर है उसको हार्ड का मतलब महंगे वाले को हटा के सस्ता उसकी जगह लगा दिया। मीन्स थोड़ा सा पेज से थोड़ा सा बढ़िया एक पेपर उसके ऊपर लगा दिया, मतलब बिना जिल्द का संस्करण उन्होंने छापा है। ये देखिए आप, दीवार बिल्कुल भरी पड़ी है एडवर्टाइजमेंट से। इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन देखिए, अल्फ्रेड कॉनकेनेन द्वारा बनाया गया लिथोग्राफ है ये, 1874 ईस्वी का है। छपी हुई सूचनाएं और इश्तेहार सड़कों की दीवारों, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे, आज भी लगाए जाते हैं। आज आप शहर में जाके देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट से जगह जगह आपको दीवारें, पार्क के आसपास, स्टेशन के आसपास, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास, जहां भी जगह खाली होगी, जहां से लोगों का ज्यादा आवागमन होता है, वहां एडवर्टाइजमेंट के ये पोस्टर लगाए जाते हैं। अब कहता है भारत का मुद्रण संसार। साइड में देख लीजिए पहले तो आप, ये चित्र नंबर 14 में एक नंबर का क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने लिखा गीत गोविंद। जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने हैं और 18वीं सदी के एकार्डियन शैली में हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना है ये। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहां सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। तो मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत पुराने जमाने से ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं, लेकिन वो हाथ से लिखे जाते थे, इसलिए उनको पांडुलिपियां बोला जाता है। हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपियां। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी और फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से, इस जो तस्वीर की उम्र बढ़ जाए, इस कोई भी ग्रंथ है उसकी उम्र बढ़ जाए, उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सील कर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रही हैं, लेकिन पांडुलिपियों की कुछ अपनी समस्याएं थी और ये क्वेश्चन भी है आपका। तो पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी भी होती थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, क्योंकि जो सुलेखक, जो लिखने वाला है, सबकी लिखाई अपने अपने एक स्टाइल होता है, लिखने का एक तरीका होता है, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस में हम पेज जब प्रिंट करते हैं, छापते हैं, तो वहां पर तो एक ही स्टाइल आता है जो आपने उसमें सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जब अलग अलग व्यक्ति अपने हाथ से लिखते हैं तो उनकी लिखाई में अंतर आ जाता है, जिसके चलते उन्हें पढ़ना भी कई बार दिक्कत आती है। इसलिए उनका व्यापक, ये हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने हैं, 1824 के हैं। कहता 14वीं सदी के शायर थे हाफिज। उनकी संपूर्ण शायरी, जो हाफिज साहब ने जो अपनी शायरी लिखी है, वो किस पुस्तक में संकलित है? दीवान में। पेज पर खुशनवीसी, नक्काशी और डिजाइन देखें, बहुत सुंदर है। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियां अमीरों के लिए बनाई जाती रही है, क्योंकि अमीर लोगों को लगता था कि ये वैसी बस उन्हीं के पास होनी चाहिए, इस टाइप का। कहता दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में जब अंग्रेज नहीं आए थे, उनसे पहले का जो बंगाल है, बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से, मौखिक परंपरा से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। ये ऋग्वेद के कुछ पन्ने हैं। प्रिंट के आगमन के बाद काफी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियां प्रकाशित की जाती रही। यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई है। छपाई भारत आई। ऐसा नहीं होता कि नई टेक्निक आ गई तो पहले वाली अच्छा एकदम गायब हो जाती है, नहीं, साथ साथ में लंबे समय तक चलती है। कहता है छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी, वहां की जो भाषा है कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएं छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। तो आपको ये सन भी, डेट भी याद, ईयर भी याद रहनी चाहिए। 1674 ईस्वी तक कौन कौन सी भाषाओं में? कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। इसी प्रकार कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में, मतलब 1674 से पहले, कोचीन में, केरला में पहली तमिल किताब छापी
और 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे, मीन्स कैथलिक पुजारी। तो कैथलिक पुजारियों ने क्या किया, 1579 में कोचिन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापी। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद ही ट्रांसलेट था। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो इस पहले क्या पहली लाइन भी पहले पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ेंगे एक बार साथ में। तो कहता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। पत्रिका है, अखबार नहीं है, पत्रिका, मैगजीन। और लास्ट लाइन पढ़िए, कहता राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित पहला अखबार है बंगाल गजट। तो है दोनों का नाम बंगाल गजट। ऊपर वाली जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसका संपादन किया है 1780 में, और यह साप्ताहिक पत्रिका है जो वीकली छपती है, वीकली मैगजीन है ये। नीचे अखबार है, इसका नाम है बंगाल गजट, लेकिन यहां प्रकाशित करने वाले कौन है, गंगाधर भट्टाचार्य। तो कहता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया, क्या कहा, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका है जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी। इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। ये अभिमान वाले तो लोग ही जा चुके हैं। तो स्वतंत्रता पर अभिमान था, मतलब जिसको अपनी स्वतंत्रता पे गर्व था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा दर्ज कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से उसकी रक्षा कर सके। और 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा कौन सा अखबार है, बंगाल गजट। स्रोत पढ़ लेते हैं। विलियम बोर्ड्स नामक व्यक्ति को 1768 ईस्वी में भी इस तरह की सूचना कलकत्ता के एक सार्वजनिक इमारत में टांगने की जरूरत महसूस हुई। कैसी सूचना? जनसाधारण के लिए मिस्टर बोर्ड्स पब्लिक को यह बताने के लिए इस तरीके का सहारा ले रहे हैं क्योंकि शहर में छापे खाने की घोर कमी से नुकसान होता है, इसलिए वे उस व्यक्ति का हर संभव उत्साहवर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर हो। पर जल्द ही बोर्ड्स महोदय इंग्लैंड चले गए और उनका यह वादा था यह हवा में लटका रहा, मतलब यह कार्यान्वित इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब कहता है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक जो बहस होती है उसमें, जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार, जो बहस थी, वाद विवाद थे, तर्क वितर्क थे, उसका बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े हुए थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शकल भी तय की कि वाद विवाद का मुद्दा क्या हो और उसकी दिशा क्या हो। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतवांतर से नए विचार उभरे हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद से संवाद पैदा होता है, संवाद से फिर नई चीजें पैदा होती है, नए विचार समाज में आते हैं। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू
रूढ़िवादियों के बीच विधवा दहा मीन्स विधवाओं को जलाया जाता था, जो क्षति किया जाता था। एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी आपस में कि ये गलत है, सही है। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। क्योंकि देखिए, भाषा आप यदि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी जो भाषा है वैसी हो जो आम व्यक्ति को बिना किसी दिक्कत के समझ में आए, आम बोलचाल की भाषा। राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया था। अब राजा राम मोहन राय तो सुधारवादी थे, इसलिए उन्होंने जो पत्रिका छापी संवाद कौमुदी, ये तो नेचुरल सी बात है, सुधारवादी थी, 1821 में छापी थी, प्रकाशित की। अब रूढ़िवादियों ने, जो लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे, उन्होंने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। तो राजा राम मोहन राय की पत्रिका संवाद कौमुदी, और जो उनके विरोधी थे, रूढ़िवादी थे, उनकी है चंद्रिका। दो फारसी अखबार भी हैं, जाम ए जहानामा और शमसुल अखबार। फारसी भाषा के अखबार है, ध्यान रखेंगे, जाम ए जहानामा, शमसुल अखबार। ये भी 1882 में प्रकाशित हुए। तो यहाँ पर तीन नाम आए हैं, चार शब्द आए हैं। एक तो संवाद कौमुदी जो राजा राम मोहन राय की है, 1821 में से प्रकाशित हुई है और सुधारवादी है ये। रूढ़िवादियों की चंद्रिका, और दो फारसी अखबार हैं, जाम ए जहानामा और शमसुल अखबार, और ईयर 1882। उत्तर भारत में उल्मा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उल्मा होता है, ये साइड में दे भी रखे नए शब्दों में, इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वान। जो इस्लामिक कानूनों के ज्ञाता होते हैं उनको बोलते हैं उल्मा। साथ में देख लेते हैं फतवा। अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा। यदि मुस्लिम समाज में किसी विषय को लेकर लोगों के अंदर असमंजस पैदा हो जाए, अनिश्चय स्थिति बन जाए कि क्या सही है क्या गलत है, उस समय जो इस्लामी कानूनों को जानने वाले विद्वान होते हैं, जिनको जैसे इनमें सामान्यतः मुफ्ती होते हैं, वो एक वैधानिक घोषणा करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इसे फतवा बोलते हैं। उत्तर भारत में उल्मा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासन धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। गुटके तो छोटी छोटी किताबें। सन 1867 ईस्वी में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने, एक नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवबंद सेमिनरी की स्थापना कब हुई? 1867 में। ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय, सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामचरितमानस किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और इसका पहला मुद्रित संस्करण, छपा हुआ संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। पहले पांडुलिपि थी और जो प्रिंटिंग प्रेस में ये कब छपी है? 1810 में। कहां से छपी है? कलकत्ता से। तो 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी किसी भी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस, मुबाहिसे, वाद विवाद, संवाद की नई स्थिति बन गई थी।
लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मत मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदायों को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। कथा अखबार क्यों? पूना के कृष्णाजी त्र्यंबक रानाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते थे। कहां के है? पूना के। पूना कहां पर है? महाराष्ट्र में। नाम क्या है? कृष्णाजी त्र्यंबक रानाडे। और कौन सी भाषा में? मराठी का एक अखबार निकालना चाहते थे, मराठी भाषा का, जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरों को जगह मिल सके, लोकल। जैसे आज भी आप स्थानीय सत्र पे देखोगे, चाहे दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, तो हर एरिया का, जैसे जिला का फतेहाबाद भास्कर, हिसार भास्कर, तो इस टाइप से अखबार छपते हैं ताकि लोकल जो न्यूज है उनको भी जगह मिल सके। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राक विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासाओं, देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर और दक्कन पर खास तौर पर जानकारियां होंगी। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक है। आगे कहता है, देशी अखबारों और राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती है। देशी जो अखबार होते हैं, राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की होती है, यानी कि वह सरकारी नीतियों के आलोचनात्मक समीक्षा कर लोगों के हित साधने में अक्षम हिस्सों को निकालने और सुधार करें और उनको तेजी से लागू करने का काम करें। इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर नाना तरह की सूचनाएं जमा करें, इकट्ठी करें सूचनाएं, और क्या संभव और वांछित सुधार है वह बताएं। इन कार्यों का काफी असर होगा। यह नेटिव ओपिनियन की रिपोर्ट है 3 अप्रैल 1870 की। अब कहता प्रकाशन के नए रूप। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मानवता विकास करती है, मानव आगे बढ़ता है, तो नए नए तरीके आते हैं। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी, जो लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। तो वो विधा कौन सी थी? उपन्यास। जल्दी ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं थी, जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख। ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गई, मतलब लोग इनको पढ़ रहे थे। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी, अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे उनका स्वरूप या इनका स्वरूप तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति में चित्रकला भी आकार ले रही थी। छापे खानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने, तो आपको पता होना चाहिए राजा रवि वर्मा कौन थे? चित्रकार थे, महान चित्रकार थे। जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई, काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाली गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापे खाने के करीब ही अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें, कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों और दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति, समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोक को गढ़ना शुरू कर दिया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। तो कैरिकेचर और कार्टूनों में क्या होता था? जो सामाजिक और राजनीतिक विषय थे उन पर टिप्पणी होती थी, व्यंग्य होते थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि वो तो साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित थे। तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। ये चित्र नंबर 17 है, आप इसमें देख लीजिए। राजा ऋतु ध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। तो जो राजकुमारी मदलसा है उसको असुरों के चंगुल से छुड़ाया राजा ऋतु ध्वज ने। और ये चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानियों को लेकर, जो हमारे मिथकीय कहानियां होती है, जो हमारे
ग्रंथों में या दंत कथाएं प्रचलित होती है लोगों की जुबान पे, वैसे मतलब कहानियों के रूप में जो प्रचलित होती है पुरानी दंत कथाएं, उनको लेकर अनगिनत चित्र बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थी। अब कहता है महिलाएं और मुद्रण। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे। स्कूलों की बात नहीं हो रही, अभी आगे आएंगे स्कूल, तो अभी तो घर पे पढ़ाने लगे। और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी। उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था, जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती है। अब जो रूढ़िवादी है वो कोई ना कोई तो तर्क उनके पास इस टाइप के थे, जैसे कि ये तर्क है, बिना सर पांव का तर्क है, पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं। और इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था, इसी प्रकार जो रूढ़िवादी मुसलमान थे, कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों का अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या का नाम है रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। कहता है पूर्वी बंगाल में, ध्यान रखें आप, पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही थी कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा और बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। तो रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? आमार जीवन, और जो 1876 में प्रकाशित हुई, और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी, संपूर्ण आत्मकथा थी जो बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई है। कब प्रकाशित हुई? 1876 में। किसकी थी ये? रस सुंदरी देवी की। और इस आत्मकथा का नाम क्या था? आमार जीवन। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। क्योंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कुतूहल तो था ही, मतलब उत्सुकता, लोगों में जानने की जिज्ञासा तो थी ही। ये इंडियन सारीवारी का आवरण पृष्ठ है, देख लीजिए। इंडियन सारीवारी का क्या कहता है? इंडियन सारीवारी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग्य और विद्रूप या कैरिकेचर विधा के कई पत्रों में से एक था। गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है। ये दिखाई दे रहा अंग्रेज बिल्कुल बीच में। सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना वह देसी लोगों को वे क्या करें क्या नहीं इसकी हिदायत दे रहा है। उसके दोनों ओर बैठे देसी जन गुलामों की नत मुद्रा में है। भारतीयों को व्यंग्य चित्रों के अंग्रेजी पत्र दीपंच में दिखाया जा रहा है। तो अंग्रेजी पत्र था दीपंच, तो इसमें भारतीयों को व्यंग्य चित्रों के अंग्रेजी पत्र दीपंच में दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा हो यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसके भारतीय संस्करण निकालो। तो ये इंडियन सारीवारी, इंडियन सारीवारी, ये एक पत्र था जिसमें ये सारी चीजें छप रही हैं। कैलाश बासिनी, पहले एक महिला आई है रस सुंदरी देवी, जिसकी आत्मकथा का नाम है आमार जीवन, 1876 में बंगाली में प्रकाशित। कैलाश बासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी सेवा वे करती हैं वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहां 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा है। सामाजिक बंधनों में बंधी
औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं। इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा है कि बहुत से कारणों से मेरी दुनिया छोटी है। ऐसे बहुत से कारण जिसके कारण मेरी दुनिया बहुत ही छोटी है। मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई है, मतलब किताबें पढ़ने से उसके जीवन में खुशी आई है। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से हुई है। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं, तो साइड में पहले स्रोत देख लेते हैं। जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कौन सा सम्मेलन है? बंग महिला शिक्षा। कब हुआ? 1926 में। और कौन संबोधित कर रही है? शिक्षाविद है, जानी मानी और लेखिका है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। क्या कह रही है कि धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की है उन्होंने। नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं उद्दंड हो जाएगी। छी, ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम का हक देने के बुनियादी उसूल के खिलाफ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएगी भला? तो ये उन्होंने क्वेश्चन उठाया है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने। कहता है कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गईं। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह जैसे और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई, लिखा गया इन विषयों के ऊपर। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने, फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। पंजाब में भी अब ये नए विद्वान आ रहे हैं। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार, भाई स्त्री का ही धर्म है, ठीक है। तो राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी एक बेस्ट सेलिंग, बिकनी तो थी किताब, ऐसी ऐसी किताबें बेस्ट सेलिंग मतलब बढ़िया खूब बिक्री हुई जिसकी, स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा टेक्ट सोसाइटी ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका जिसका नाम है बटाला, बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहां पर आप धार्मिक गुटकों ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था, सभी तरह का। मतलब 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले जो गलियों में, गांव शहर में घूम फिर के किताबें बेचते हैं, फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। ये देख लीजिए आप, एक चित्र है, घोर कली, प्रलय काल आया है भाई, प्रलय काल 19वीं सदी के अंत का रंगीन काष्ठ चित्र है। पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना। पत्नी, जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है, पति के सिर पर सवार है। ये देख सकते हैं आप, पत्नी पति के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी मां को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। ये रिश्तों के ऊपर कमेंट किया गया है चित्र के माध्यम से। अब कहता है प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी। पहले कलकत्ता का देख लिया, बटाला, अब हम मद्रास जा चुके हैं, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे और यदा कदा संपन्न गांवों में भी, जो थोड़े बड़े अमीर गांव होते थे, समृद्ध गांव होते थे। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता थे ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, याद रखेंगे आप, कब प्रकाशित हुई? 1871 में। पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। लिखने वाले कौन है?
निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता है, महाराष्ट्र के है ज्योतिबा फुले। जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर किसके नाम से जाने जाते हैं? पेरियार के नाम से, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे हैं। तो ये ऊपर हमारे चित्र रह गए, देख लेते हैं। कहता है चित्र नंबर 20 भाई, एक भारतीय दंपत्ति, सफेद स्याह काष्ठ चित्र है ये। इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उल्ट पुलट हो गई है। अब क्या हो रहा है? देखिए, मर्द वीणा बजा रहा है और औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई थी। तो ऐसे चित्र समाज में बन रहे थे और बिक रहे थे, जिसमें शिक्षा के कारण महिलाओं को शिक्षित होने के कारण जो उनको डर दिखाई दे रहा था, हालांकि इसका कोई तर्क और आधार नहीं है कि ऐसा कुछ है, लेकिन ये चित्र उसी डर का एक नतीजा है, एक नमूना है। नेक्स्ट देखिए, एक यूरोपीय दंपत्ति, 19वीं सदी का यह भी काष्ठ चित्र है। इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिकाओं का निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे हैं और मेम साहब वायलिन बजा रही हैं। आगे देखिए, चित्र नंबर 22 और देख लेती है। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ 1868 से 1938, वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। कौन से साहित्य के? असम के। बूढ़ी आयर साधु मीन्स दादी की कहानियां उनकी उल्लेखनीय किताबों में से है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश, ओ मोर अपुनर देश, ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा है। तो ये असमिया साहित्यकार हुए लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था। उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मील मजदूर काशी बाबा ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काशी बाबा कौन थे? कानपुर के मील मजदूर थे। उन्होंने 1938 में छोटे और बड़े सवाल, उनकी पुस्तक का नाम है छोटे और बड़े सवाल, लिखकर छापकर जातीय तथा शोषणीय वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की है। तो पुस्तक कौन सी इनकी? छोटे और बड़े सवाल। कब लिखी? 1938 में। कौन थे? काशी बाबा, कानपुर के मिल मजदूर। किसके बारे में लिखा? जातीय और वर्गीय शोषण के बारे में। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्कर के नाम से लिखने वाले मील मजदूर, एक और मील मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मील मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें कहां से मिली थी? मुंबई के मील मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता बढ़े, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। कहता प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। कुछ ज्यादा उनको इस बात के बारे में चिंता नहीं थी या इस टाइप का उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की। लेकिन मजेदार बात यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इनके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे उनके निंदक जो कंपनी के कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दे। तो साइड बॉक्स नंबर 4 और देख लेते हैं। कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। वफादार कौन? जो सरकार की बुराई ना करे, सरकार के अनुसार चले। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आजादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। देखिए क्या पूछ रहा है, अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे मेरी आजादी खोने के बदले कितने पैसे मिलेंगे। मतलब मुझे काम तो आपके अनुसार ही करना है।
जैसे आप कहेंगे वैसा ही छापना है। द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये भी जबरदस्त अखबार था। द फ्रेंड ऑफ इंडिया, द फ्रेंड ऑफ इंडिया सरकारी मदद लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे पता था सरकारी मदद लेगा तो फिर सरकार के आदेश के अनुसार चलना पड़ेगा। बॉक्स नंबर 5 और पढ़ लेते हैं। मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से मिलता है। भाई मुद्रित जो छपा हुआ अक्षर, उसमें कितनी ताकत हो सकती है, कितना प्रभाव असर लोगों के ऊपर हो सकता है, इसका पता हमें तब चलता है जब सरकार उस शब्द को छापने से रोकती है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नजर रखता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत भारत में कानून बनाया गया था। भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा कि सरकार की नहीं मानेंगे, अपने काम धंधा बंद कर देंगे। रोलेट एक्ट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर होती थी और अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया। तो ये बॉक्स नंबर 5 था। अभी देख लेते हैं। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। जो ब्रिटिश शासन के प्रशासन के गीत गाते थे, जो उनकी प्रशंसा करते थे, उत्सव मनाते थे, उन अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने भी पहले की आजादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया अंग्रेजों का। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जो जो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, जैसे जैसे उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना बलवती होती गई, राष्ट्र से प्रेम उनका बढ़ता गया, अंग्रेजों की बुराइयों को वो अपने अखबारों में उठाने लगे, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर, जैसे उन्होंने आयरलैंड में किया था, आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 में भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपे रपट और संपादकीय को सेंसर करने का, जांच पड़ताल करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था, बागी सीधा सा मतलब है जो अंग्रेजों के खिलाफ है, तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी। अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त कर लिया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में फैलते बढ़ते रहे। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध किया उन्होंने। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया, अंडमान निकोबार आइलैंड भेजा गया, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में अखबार में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई और नतीजा क्या हुआ, उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए हैं। गांधी जी ने 1922 में कहा था, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और सामूहिकता की आजादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। इन तीनों को दबाने की कोशिश सदा जारी रही है। वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और सामूहिकता की आजादी। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आजादियों की लड़ाई है। जो स्वराज की लड़ाई है और जो खिलाफत की लड़ाई है, वो सबसे पहले वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और सामूहिकता की आजादी की लड़ाई है। धन्यवाद। अभ्यास के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।